शूरवीर में अब आगे सुनिए चमकीले बिच्छू। कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वीर को अपने शरीर में चेंजेस महसूस होने लगे थे। उसे अपनी बॉडी में एक ठंडापन महसूस होने लगा था। यहां तक कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल से 2 डिग्री कम था। लेकिन इससे वीर को किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो और ज्यादा ताजगी महसूस हो रही थी। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा फिट महसूस कर रहा था, मानो उसके शरीर के सेल्स एक नई एनर्जी से भर गए हों। जैसे जैसे वो आगे प्रैक्टिस करता रहा, उसकी बॉडी के टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब वो अपने आप को देव आश्रम में रहने के लिए तैयार महसूस कर रहा था और 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वीर अब पूरी तरह से तैयार था। कम से कम अब वो देव आश्रम में बिना किसी डर के सर्वाइव कर सकता था। फैमिली के साथ टाइम कहां और कैसे बीत गया, वीर को इस बात का पता ही नहीं चला और जल्द ही उसका देव आश्रम वापस जाने का समय हो गया। टेलीपोर्ट स्टेशन जाने से पहले उसका डॉक्टर खुराना से मिलना जरूरी था। कुछ सवाल थे जिनका जवाब खुद डॉक्टर खुराना ही उसे दे सकते थे। डॉक्टर खुराना ने वीर का कंधा थपथपाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं वीर कि तुमने इस मिशन को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। मुझे तो लगा था कि 3 करोड़ कमाने के बाद तुम टाइटन वापस जाओगे ही नहीं। सोचा तो मैंने भी यही था अंकल, पर सिर्फ 3 करोड़ कमाना ही काफी नहीं है ना। अगर अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देनी है तो मुझे इससे कहीं ज्यादा कमाना होगा। इसीलिए मैंने वापस जाने का डिसीजन लिया है। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी बातों से डॉक्टर खुराना बेहद इंप्रेस हुए थे। हालांकि जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। दरअसल वहां टाइटन पर मुझे अंश गुजराल नाम का एक आदमी मिला था। वो कह रहा था कि वो किसी ग्लोरी आश्रम बेस का है, पर आपने तो मुझे ऐसे किसी बेस के बारे में नहीं बताया था। और तो और वो हाइपर जीन आर्ट्स भी जानता था अंकल, जो कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं कि वो कितना एक्सपेंसिव है, इसलिए मुझे शक है कि उसके पीछे किसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी का हाथ है। हालांकि मैं नहीं जानता कि इस समय अंश गुजराल कहां है, पर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपको बता तो दो ही। वीर ने जानबूझकर डॉक्टर खुराना को अंश गुजराल की मौत के बारे में नहीं बताया। पहली बात तो वो ये नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना उसे गलत समझे, और दूसरी बात, अगर अंश गुजराल इन्हीं लोगों के जानने वालों में से हुआ तब वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। ऐसे किसी बेस के बारे में तो मैंने नहीं सुना, और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा और कोई बेस है। इसका मतलब कोई और भी है जो इस तरह का सीक्रेट मिशन चला रहा है। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसा दूसरा कौन है? वीर, तुम्हें उसके पास से कोई क्लू मिला क्या? डॉक्टर खुराना कुछ देर तक सोचने के बाद वीर से पूछते हैं। नहीं अंकल, मैंने आपको बताया ना कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो तो मुझे बाई चांस टाइटन पर मिला था, शायद किसी एलियन का शिकार कर रहा था। तभी मैंने उसे हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा था, फिर वो मुझे और कहीं नहीं दिखा। वीर डॉक्टर खुराना से आंखें चुराते हुए कहता है। वो नहीं चाहता था कि डॉक्टर खुराना को सच्चाई का पता चले। ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूं। तुम फिलहाल अपने मिशन पर कंसंट्रेट करो, ठीक है? अब तुम्हें टाइटन पर और सावधान रहने की जरूरत है। और हां, एक बात और जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम्हारा कजन दक्ष भी इस मिशन में शामिल हो गया है। इनफैक्ट अब तक तो वो टाइटन पर पहुंच भी गया होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर हैरान रह जाता है। दक्ष टाइटन ग्रह पर कैसे? समझ गया अंकल, मतलब कि अब ये फैमिली ड्रामा टाइटन पर भी चलेगा। जितनी भी कोशिश कर लूं, इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटता ही नहीं, वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर डॉक्टर खुराना जोर जोर से हंसने लगे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बस अपने मिशन पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा खुद को डेवलप करो, बाकी जिसे जो करना है करने दो, ठीक है? डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, और उनकी बात सुनकर वीर ने बस हां में सिर हिला दिया। डॉक्टर खुराना से कुछ देर और बातचीत करने के बाद
वीर एक नए उत्साह से एक नए सफर के लिए टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल जाता है। पिछली बार जब वो टाइटन ग्रह गया था तब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, पर अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना भी था। सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह पर भी, और अब तो उसका भाई भी वहां पहुंच गया है। जैसे पहले से ही टाइटन पर उसके दुश्मनों की कोई कमी थी, जो दक्ष भी वहां पहुंच गया। अब ऐसे में वीर कैसे वहां सरवाइव करने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाता है, यह सुनना दिलचस्प रहेगा। इस बार जब वीर टेलीपोर्ट होकर देव आश्रम में बने अपने कमरे में आया तो उसके अंदर एक नया उत्साह था। पिछली बार के मुकाबले इस बार उसे कोई भी डर या नर्वसनेस नहीं थी। अपने परिवार को तो बेघर होने से वो बचा ही चुका था, इसलिए अब उसका पूरा फोकस फिजिकली डेवलप होकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना था। उस पर से अब तो दक्ष भी देवाश्रम पहुंच गया है, इसलिए अब उसे न सिर्फ अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना है बल्कि दक्ष की भी नजरों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। वैसे भी देवाश्रम इतना बड़ा है तो हो सकता है कि दक्ष से उसकी मुलाकात ही ना हो। अगर ऐसा होता है तो वीर के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। वीर को दक्ष से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल था तो वो उसका कजन ही, पर दक्ष की जासूसी करने की आदत से वीर बहुत परेशान रहता था। पृथ्वी ग्रह पर भी दक्ष की इसी आदत ने वीर का जीना हराम कर रखा था। अब वो टाइटन पर पृथ्वी ग्रह का इतिहास दोहराना नहीं चाहता था। अगर दक्ष को इस बात पर जरा सा भी शक हो गया कि वीर ही डॉलर हो सकता है तो वो जमीन आसमान एक कर देगा सच्चाई का पता लगाने के लिए। इसलिए वीर का दक्ष से सामना ना ही हो तो वही अच्छा है। पर अफसोस इस बार वीर की किस्मत उसके साथ नहीं थी। जिस इंसान से कभी ना मिलने का फैसला करके वो अपने कमरे से बस निकला ही था, वही इंसान उसकी नजरों के ठीक सामने वहां पर साक्षात खड़ा हुआ था। दक्ष देवाश्रम के कुछ लोगों के साथ गेट के बाहर जा रहा था जब वीर की नजर उस पर पड़ी थी। दक्ष की नजरों से बचता हुआ वीर तुरंत ही पलटकर दूसरी तरफ जाने लगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर? इससे पहले कि वीर दक्ष की नजरों से बच पाता, दक्ष की नजर उस पर पड़ चुकी थी। एक पल के लिए तो दक्ष सोचता रह जाता है कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है, पर ध्यान से देखने पर भी वीर उसे वहीं का वहीं नजर आता है और दक्ष को कंफर्म हो जाता है कि उसे कोई भी धोखा नहीं हुआ है। वीर वाकई में देव आश्रम में ही है। पर ये यहां कैसे? डैड ने तो बताया था कि ये किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, तो क्या इतने दिनों से वीर यहीं पर था? तो फिर इसने उससे झूठ क्यों बोला? वीर को वहां देखकर दक्ष कंफ्यूज था। ऐसा नहीं था कि उसे वीर से कोई लगाव था, बल्कि अगर उसका बस चलता तो वो तो वीर की शक्ल भी ना देखे। हैरान तो वो बस इसलिए था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी ग्रह की तरह एक दिन टाइटन पर भी वीर उसके कॉम्पिटिटर के रूप में मिल जाएगा। दक्ष, तुम सनकी को जानते हो क्या? दक्ष के साथी उसे वीर की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं। इतने महीनों में दक्ष वो पहला इंसान था जिसने वीर पर एक सेकंड से ज्यादा नजर डाली थी, और ये उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। सनकी मतलब कि वही लड़का जिससे देव आश्रम में कोई भी बात नहीं करता। ओश, अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं वीर को जानता हूं तो कहीं ये लोग यहां पर मेरा जीना मुश्किल न कर दें। देव आश्रम आते ही दक्ष को सनकी उर्फ वीर के कारनामों के बारे में खबर हो गई थी और वो उस इंसान को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी था। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को देखने के लिए वो इतना ज्यादा क्यूरियस था वो उसका अपना भाई ही निकलेगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए। तक्षिका गुफा। नहीं, मैं नहीं जानता। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। लगा कि
कोई और है। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। वीर के साथ नाम जोड़ने के ख्याल भर से ही दक्ष बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इसलिए अपने साथियों से झूठ बोलकर दक्ष वीर को बिना हेलो बोले ही वहां से चला जाता है। दक्ष को इस तरह से अपने साथियों से झूठ बोलता देखकर वीर राहत की सांस लेता है। कहीं ना कहीं उसे हंसी भी आ जाती है। दक्ष की शक्ल साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। पता नहीं देव आश्रम के इन समझदार लोगों ने उसका ये झूठ पकड़ा कैसे नहीं। खैर मुझे क्या, अच्छा ही है कि दक्ष ने खुद मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जितना मैं दक्ष को जानता हूं, मेरे सनकी होने के स्टेटस की वजह से अब वो मेरी जासूसी करने की तो सोचेगा भी नहीं। अच्छा ही है, दक्ष खुद ही मुझसे दूर रहेगा, और जब उसे ही मुझसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मुझे भी उसके यहां होने से कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। और ना ही किसी को यह बताने की जरूरत भी है कि दक्ष मेरा कजन है और वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि सब मेरी बात पर विश्वास कर ही लेंगे। चलो कम से कम सनकी नाम से पॉपुलर होने का कुछ तो फायदा हुआ। वीर ने मुस्कुराते हुए सोचा और एलियन का शिकार करने के लिए निकल गया। पिछली बार की तरह इस बार भी वीर ने एक प्राइमरी एलियन का शिकार करके काले क्रिस्टल की मदद से उसे एक म्यूटेंट या स्केयर्ड सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने का डिसाइड किया। वैसे प्रेफरेंस तो उसकी एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड एलियन में बदलने की ही थी, फिर भी पिछली बार उसने एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदलने में करीब 15 दिन लगा दिए थे। इसलिए इस बार वीर ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस था कि एक प्राइमरी एलियन को सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने में कितना समय लगता है। वैसे भी इस वक्त उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की जरूरत ज्यादा थी, तभी वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल करके फिजिकल डेवलपमेंट की फर्स्ट लेवल पार कर सकता था। पर यह इतना आसान भी नहीं था। एक जंगली म्यूटेंट एलियन का शिकार करना फिर भी काफी आसान है, लेकिन एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करना लगभग नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर उस पहाड़ी वाले सेक्रेड ब्लड एलियन को ही ले लो। अगर उस दिन वो एलियन ग्रैंड मास्टर के हाथों इतनी बुरी तरह से जख्मी ना हुआ होता तो वीर उसे कभी नहीं मार पाता। इसीलिए किसी सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने की कोशिश करके अपनी जान खतरे में डालने के मुकाबले वीर को एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलना ज्यादा आसान लगता है। तो इसीलिए आज उसने सोचा कि पहाड़ों की तरफ जाया जाए, क्योंकि तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करके वो पहले ही बहुत ज्यादा खास जीन पॉइंट्स हासिल कर चुका था। इसलिए अब वो इन गैंडों का और ज्यादा शिकार नहीं कर सकता था और ना ही वो करना चाहता था। बस यही वजह थी कि इस बार वो किसी दूसरे प्राइमरी एलियन की तलाश में निकला था। उनमें से काफी एलियंस की एनर्जी हासिल करके वो खास जीन पॉइंट्स भी हासिल कर लेगा और उसके बाद एक अधमरे एलियन को देव आश्रम वापस लाकर उसे एक सीक्रेट ब्लड एलियन में बदल देगा। तक्षिका गुफा वो जगह थी जिसे शिकार करने के लिए वीर ने इस बार चुना था। पहाड़ों के बीच मौजूद यह गुफा काफी सुनसान थी, इसीलिए यहां पर इंसानों का आना जाना लगभग ना के बराबर था। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि इस गुफा के अंदर रहने वाले एलियंस प्राइमरी चमकीले बिच्छू थे। तक्षिका गुफा इतनी ज्यादा पतली और अंधेरी थी कि कभी कभी आग के बावजूद उस गुफा के अंदर मौजूद चमकीले बिच्छू नजर ही नहीं आते थे। अगर एक बार इन बिच्छुओं ने डंक मार दिया तो बस 3 से 5 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए बहुत ही कम लोग तक्षिका गुफा के चमकीले बिच्छुओं का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब उसके पास सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, तब वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। ये चमकीले बिच्छू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चमकीले बिच्छू चुनने के पीछे वीर की अपनी वजह थी। पहली ये कि इस गुफा में वो बाहर के लोगों से आसानी से छुप सकता है, और दूसरी वजह ये कि एक चमकीला बिच्छू सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर होता है, तो वीर के लिए उनकी बॉडीज को देव आश्रम ले जाना बहुत ही आसान रहेगा। अच्छा, तीसरी वजह ये कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही और उसके हाथ चमकीले बिच्छू की डेविल सोल लग गई, तब तो उसकी लॉटरी लग जानी है। चमकीले बिच्छुओं की डेविल सोल से बना हथियार एक मिलिट्री नाइफ के जैसा है, जो बहुत ही शार्प और जहरीला होता है। इसीलिए एक प्राइमरी डेविल सोल होने के बावजूद इसकी कीमत एक म्यूटेंट डेविल सोल के बराबर है। गुफा के पास पहुंचकर
वीर ने अपने आसपास देखा और जब एक बार उसे इस बात का विश्वास हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने तुरंत ही अपना सुनहरा कवच पहन लिया और गुफा के अंदर चला गया। अब क्योंकि देवाश्रम में अभी भी लाइट के मॉडर्न तरीके शुरू नहीं हुए थे, इसीलिए वीर को मशाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन बावजूद इसके मशाल से भी वो बस कुछ ही फीट दूर तक देख पा रहा था। उस पर से जब पत्थरों के माइका से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तब तो उसके लिए छुपे हुए बिच्छुओं को देखना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अचानक एक टन की आवाज के साथ वीर को महसूस हुआ कि उसके पैरों से कोई चीज टकराई है। मशाल की रोशनी से जब वीर ने नीचे देखा, तो उसे अपनी मुट्ठी के साइज का एक बिच्छू अपने पैर पर डंक मारता हुआ दिखा था। फॉर्च्यूनेटली वीर के पैर भी कवच से ढके हुए थे, इसीलिए बिच्छू के डंक से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उल्टा उसने खुद उस चमकीले बिच्छू को अपने पैर से मसल कर मार डाला। उस चमकीले बिच्छू के मरते ही वीर के सामने उसकी पावर स्क्रीन आ गई, जिस पर लिखा था, प्राइमरी एलियन चमकीला बिच्छू मारा गया। आपको कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। वीर ने जब उस मरे हुए चमकीले बिच्छू को जमीन से उठाया, तो वो बहुत ही हल्का लग रहा था। उसने उसे अपने बैग में रखकर गुफा के अंदर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। सुनहरे कवच की प्रोटेक्शन के साथ वीर को रास्ते में जो भी चमकीला बिच्छू मिला, वो उसे मारता चला गया और तकरीबन 1 घंटे के बाद उसके बैग में करीब 100 चमकीले बिच्छू इकट्ठा हो गए थे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा जनाबे अली, हैं बिच्छुओं, क्या होगा तुम्हारा? बस इसी तरह से गाना गाते हुए वीर उन चमकीले बिच्छुओं को मारता चला जा रहा था और अपने बैग में इकट्ठा करता चला जा रहा था। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे इन बिच्छुओं को मारने में उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है, उल्टा मजा आ रहा है। और जिस तरह से वो ये गाना गाते हुए बिच्छुओं को मार रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी फिल्म का हीरो हो जो गाना गाते गाते विलेंस को मार रहा हो। ये फीलिंग भी कमाल की थी। कुछ महीनों पहले तक तो वो ऐसे एलियंस के आसपास जाने से भी डरता था, और आज देखो वो गाना गा रहा है और इन चमकीले बिच्छुओं को मार भी रहा है। डॉलर! अचानक से अपना नाम सुनकर वीर चौंक जाता है। डॉलर? यानी कि मेरा नाम किसने बुलाया यहां पर? कौन है ऐसा यहां पर जो मुझे जानता है? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? पर कौन? और सबसे बड़ी बात, यह आदमी दोस्त है या दुश्मन, मुझे तो पता ही नहीं है। वीर के मन में कई सवाल चल रहे थे, पर उसके पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। तक्षका गुफा के अंदर किसी इंसान का होना और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, उस इंसान का वीर को डॉलर के रूप में पहचानना, दोनों ही सिचुएशन वीर के लिए खतरे से खाली नहीं थी। अवनी? वीर के कभी सपने में भी नहीं आया होगा कि गुफा के अंदर उसका सामना अवनी शेरगिल से होगा। पर सवाल यह था कि अवनी यहां पर कर क्या रही थी? कहीं ये उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गेयर के लिए मेरा पीछा तो नहीं कर रही? ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही उल्टे पांव वहां से भागने लगता है। वैसे भी जब से गलती से उसने अवनी के पीछे से वार किया था, तब से उसे अवनी से बात करना तो दूर, उसके सामने आने से भी डर लगता था। उस पर से इस वक्त पूरा देवाश्रम डॉलर को ढूंढ रहा है। खुद अवनी भी डॉलर की तलाश में है। तो ऐसे में वीर का अवनी से सामना होना तो और भी खतरनाक था। नहीं रुको, सुनो, देखो, मुझे तुम्हारे और ग्रैंड मास्टर की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। वैसे भी इस वक्त मैं जिस हालत में हूं, उसमें मैं अगर चाहूं तो भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए प्लीज रुक जाओ, सुनो, भागो मत। वीर को भागता हुआ देखकर अवनी जल्दी जल्दी उसे रोकते हुए चिल्लाने लगी। अवनी की बात सुनकर वीर के कदम वहीं के वहीं रुक गए, और जब वो अवनी की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि अवनी की एड़ी बुरी तरह से जख्मी और सूजी हुई थी। वीर को यह समझते देर नहीं लगी कि अवनी को किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मार दी है। शूरवीर में अब आगे सुनिए अवनी से मुलाकात। पर फिर ये अभी तक जिंदा कैसे है?
मैं तो यहां 1 घंटे से हूं और एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अवनी को इस बिच्छू ने इस 1 घंटे में तो नहीं ही काटा है। इसका मतलब अवनी को यह चोट मेरे आने से पहले लगी है। फिर इसको अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अवनी की हालत देखकर वीर कंफ्यूज था, पर फिर उसे अचानक से याद आया कि वो अवनी शेरगिल की बात कर रहा है। वो अवनी शेरगिल जो इस टाइटन ग्रह पर सालों से है, तो जाहिर है कि उसके पास खजानों की कमी नहीं होगी। साथ ही उसके पास मैक्सिमम सीक्रेट जीन पॉइंट्स और न जाने कितनी म्यूटेंट डेविल सोल होंगी। इस समय भले ही वो जख्मी है और उसकी चोट भी काफी सीरियस लग रही है, पर फिर भी उसके पास इतने जीन पॉइंट्स हैं कि इन बिच्छुओं का जहर तो उसे क्या ही मारेगा। पर हां, अवनी की लड़ने की एबिलिटी जरूर अफेक्ट हुई है, बल्कि ऐसी हालत में उसके पीछे भागना तो दूर, अवनी अपना पैर भी हिला नहीं सकती। यानी कि कुल मिलाकर अवनी उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगी। भले ही अवनी के ऊपर पीछे से अटैक किया था, पर उसने भी तो मुझे तुरंत पलटकर मारा था, जबकि मैंने तो उसे जानबूझकर मारा भी नहीं था। फिर भी इतने महीनों में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसकी वार्निंग की वजह से ही आज पूरा देव आश्रम मुझसे दूर भागता है। अगर इस समय मैं इसकी हालत देखकर इसे ब्लैकमेल करूं तो इसमें क्या गलत होगा? बल्कि वो तो इतने महीने मैंने अवनी की वजह से जो सहा है उसका कंपनसेशन ही होगा। वीर ध्यान से अवनी को ऊपर से नीचे देखते हुए सोचता है, आफ्टर ऑल वीर कोई भगवान तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है और एक आम इंसान की तरह ही वो भी इस मौके का फायदा उठाकर अवनी के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहता था। पर एक बात और जो वीर नहीं समझ पाया था वो ये थी कि अवनी ताकतवर और खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए उसे वीर उर्फ डॉलर के इरादे भांपते देर नहीं लगी। अगले ही पल अवनी ने एक तितली के शेप की डेविल सोल को बुलाया और उस सोल ने अवनी के हाथ में आते ही तुरंत एक पर्पल रंग के खंजर का शेप ले लिया। तुम्हें इस खंजर का नाम पता है? अवनी मुस्कुराते हुए पूछती है। मुझे नहीं पता, वीर तुरंत ही जवाब देता है। अवनी की इस मुस्कुराहट के पीछे वीर को उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। तुम अगर मुझे चोट पहुंचाने का सोचोगे भी तो बचोगे तुम भी नहीं। वैसे भी इस खंजर की चमक देखकर वीर इतना तो समझ गया था कि अवनी ने उस खंजर को उसकी खूबसूरती के लिए तो नहीं ही बुलाया है। ये जरूर ही कोई म्यूटेंट डेविल सोल है, या उससे भी बेहतर शायद एक सेक्रेट ब्लड डेविल सोल है। यह खंजर एक खतरनाक तितली की डेविल सोल से बना है और बहुत ही स्ट्रांग जहर से लसा हुआ है, और इसी वजह से ये शार्प होने के साथ साथ जहरीला भी है। अब तुम खुद ही सोचो कि क्या तुम्हारा कवच मेरे इस खंजर को रोक पाएगा? अवनी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, पर वीर को उस मुस्कुराहट के पीछे का राज पता था। यह तो अच्छा हुआ कि वीर का चेहरा पूरी तरह से कवच से ढका हुआ था, नहीं तो शायद अवनी को वीर का एम्बैरस चेहरा दिख जाता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और मैं तुम्हें जानता ही कितना हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाने का सोचूंगा। हम आज ही तो मिले हैं और मेरी तुमसे किसी भी तरह की दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? वीर जानता था कि उसका सेक्रेट ब्लड कवच शायद इस सेक्रेट ब्लड हथियार का वार सह नहीं पाएगा, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो और अवनी वाकई में किसी भी तरह के दुश्मन तो नहीं थे। अवनी ने सिवाय कुछ धमकियां देने के अलावा उसे और कुछ नहीं किया है। परेशान तो उसे सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग ने किया है, तो उस हिसाब से तो अवनी नहीं बल्कि उसका दुश्मन ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग है। अब मैं चल नहीं सकती। अगर तुम मुझे इस गुफा से बाहर सेफली ले जाते हो तो मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना खंजर वापस रख लिया। वो समझ गई थी कि कम से कम अब उसे डॉलर से कोई खतरा नहीं है। पर तुम यहां पर अकेले कर क्या रही हो? मेरा मतलब, ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारा अकेले आना डेंजरस नहीं है? कम से कम अपने साथ कुछ लोगों को तो लेकर आना चाहिए था ना? वीर अवनी की बात पर तुरंत अग्री नहीं होता है, बल्कि वो तो इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर अवनी गुफा में इतनी दूर तक आई कैसे। रास्ते में तो वीर को एक भी मरा हुआ चमकीला बिच्छू नहीं दिखा, फिर कैसे? तुम भी तो यहां अकेले आए हो,
मैंने तो तुमसे यह सवाल नहीं किया। जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं तो क्या मैं अकेले इन ताकतवर एलियंस का शिकार नहीं कर सकती? खैर, मैं बस एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को मारना चाहती थी, पर यह चमकीले बिच्छू मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। जैसे ही मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझना शुरू हुई, इन बिच्छुओं ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब मेरी खुशबूदार अगरबत्ती पूरी तरह से बुझ गई, तब मेरा इस गुफा से निकलना नामुमकिन हो गया, क्योंकि मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझ गई थी। इसीलिए प्राइमरी बिच्छुओं ने भी मुझसे डरना बंद कर दिया। हालांकि प्राइमरी बिच्छुओं का सामना करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया, और उसके बाद से मेरा इस गुफा से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, बल्कि कहूं कि नामुमकिन है। अवनी डॉलर उर्फ वीर से कहती है, और कहीं ना कहीं उसकी हालत देखकर वीर को उसके लिए बुरा लगने लगता है। तुम ही हो ना वो जो पैसे के लिए जय को सामान बेचते हो? मुझे यहां से बाहर ले चलो, बदले में तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वीर को सोचते हुए खड़ा देखकर अवनी एक बार फिर उससे कहती है, आफ्टर ऑल डॉलर से उसका कोई रिश्ता थोड़ी ना है जो वो बिना किसी कीमत के अवनी की मदद करेगा। तो क्या तुम्हें एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने डंक मारा है? ओह गॉड! वीर हैरानी से अवनी को देखता है। ये लड़की वीर ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हां, अगर मुझे किसी प्राइमरी चमकीले बिच्छू ने डंक मारी होती तो मैं तुम्हें मदद के लिए बुलाती भी नहीं। अवनी इस तरह से कहती है मानो उसके लिए यह कोई बड़ी बात ना हो। वीर जानता था कि अवनी की खुशबूदार अगरबत्ती ने ही इन बिच्छुओं को उससे दूर रखा था, तो जाहिर है कि अवनी ने यह सोचा होगा कि डॉलर उर्फ वीर ने भी यही तरीका अपनाया होगा। पर जो बात अवनी नहीं जानती थी वो ये थी कि वीर ने सभी चमकीले बिच्छुओं को मारकर यहां तक का रास्ता तय किया था, इसलिए अब वहां एक भी चमकीले बिच्छू नहीं बचे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वो खुद ही चलकर यहां से चली जाती। तो क्या उस म्यूटेंट बिच्छू को तुमने मारा नहीं? एक बार फिर वीर अवनी की बात मानने के बजाय उसी से सवाल करता है। हां, मैंने उसे मारा था, पर मुझे कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई, और जिस तरह से इस जगह पर बिच्छू मरे पड़े हैं, ऐसे में कोई भी इनकी एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। अवनी गहरी सांस लेते हुए कहती है। कहीं ना कहीं अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो पहले ही बहुत दर्द में थी, उस पर से डॉलर उसकी मदद करने के बजाय उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें इस गुफा के बाहर ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि एक म्यूटेंट डेविल सोल चाहिए। वीर अवनी को अपना फाइनल ऑफर देता है, और उसकी बात सुनकर अवनी उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो? अवनी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए वीर से कहा। उसे लगा था कि डॉलर सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा, पर उसके तो कुछ और ही इरादे हैं। मिस अवनी, तुम्हारे लिए एक म्यूटेंट डेविल सोल कौन सी बड़ी बात है? खुद ही सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी एक म्यूटेंट डेविल सोल से बढ़कर है? वीर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है। वीर के कवच की वजह से अवनी को उसकी स्माइल तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी टोन सुनकर अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उसका मजाक बना रहा हो। शूरवीर में अब आगे सुनिए, कौन है वो? वीर ने अवनी को गुफा से बाहर ले जाने के लिए उसके सामने अपनी शर्तें रखी थीं, और कोई और ऑप्शन न होने पर अवनी के पास वीर की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अवनी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वेरी गुड, तो फिर ये डील रही। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सही सलामत इस गुफा से बाहर निकालूंगा। वीर अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है। अवनी अभी भी श्योर नहीं थी कि क्या वो डॉलर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है, और अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो? अवनी ने अपनी तरफ बढ़े हुए वीर के हाथ को देखते हुए उससे कहा, ये डॉलर का कमिटमेंट है मैडम, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वीर की बात सुनकर अवनी ने अजीब सा मुंह बनाया और मन में सोचा, ये आदमी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है।
ठीक है मिस्टर कमिटमेंट मैन, अब ये डायलॉग बाजी बंद करो और मुझे यहां से बाहर निकालो। अवनी वीर के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाते हुए कहती है और वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब अवनी ने उससे हाथ मिलाया तो कहीं ना कहीं वीर को अंदर बहुत कुछ महसूस हुआ। वो चाहता तो पहले ही अवनी की बात मानकर उसे इस गुफा से बाहर निकाल लेता, पर कहीं ना कहीं इस समय उसे अवनी से बात करना अच्छा लग रहा था। अपने असली रूप में तो वो शायद कभी भी अवनी से बात नहीं कर पाता, पर डॉलर बन के तो कर सकता है। वैसे भी ग्रैंड मास्टर की तरह उसके दिल में अवनी के लिए किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं है। वो तो बस इस समय अवनी को थोड़ा परेशान करके उससे अपना हिसाब किताब चुका रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अवनी का बुरा सोच रहा था। वो जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहता था। इसीलिए अवनी को ज्यादा परेशान न करते हुए उसने उसे बाहर ले जाने के लिए हामी भरी। पर इस समय जो दो लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, क्या वो आगे कभी एक दूसरे से मिलेंगे? पता नहीं। पता तो यह भी नहीं है कि यहां से इन दोनों का रिश्ता क्या मोड़ लेगा। वीर भी ये बात जानता था कि अवनी अभी उससे इतने अच्छे से इसलिए बात कर रही है क्योंकि अभी भी अपने सामने खड़े इंसान को वो डॉलर समझ रही है। पर क्या होगा जब अवनी को पता चलेगा कि डॉलर ही वीर है, वो वीर जो इस समय अवनी की ब्लैकलिस्ट में है? सुनना दिलचस्प होगा। अब तुम कहां जा रहे हो? वीर उर्फ डॉलर को एक बार फिर से वापस जाता हुआ देखकर अवनी कंफ्यूज होकर पूछती है। क्या डॉलर उसे यहां अकेला छोड़कर जा रहा है? यही सवाल अवनी के दिमाग में चल रहा था। जो म्यूटेंट चमकीला बिच्छू तुमने मारा है उसकी लाश को लेने, उसके बाद मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा। अवनी की बात का जवाब देने के बाद वीर एक बार फिर से उस तरफ जाने लगता है जहां से वो गुफा के अंदर आया था। अरे पर वहां तो बहुत सारे बिच्छू हैं और तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हें खुशबूदार अगरबत्ती नहीं चाहिए क्या? वीर को खाली हाथ जाता हुआ देखकर अवनी हैरानी से पूछती है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता मैडम, वीर हंसते हुए कहता है और बिना रुके आगे बढ़ जाता है। अरे लेकिन फिर भी वो बिच्छू बहुत खतरनाक है डॉलर, सुनो। अवनी पीछे से आवाज देती रह गई, पर तब तक वीर उसकी नजरों से बहुत दूर चला गया था। अजीब आदमी है, अपने आप को कोई सुपर हीरो समझता है क्या, जो इस तरह से खाली हाथ वहां चला गया? अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे यहां से बाहर कौन निकालेगा? वीर का जिद्दी एटीट्यूड देखकर अवनी ने गुस्से में गहरी सांस लेते हुए सोचा। हालांकि कुछ ही देर बाद वीर उसे वापस आते हुए दिखता है और वो भी सही सलामत। पर इतनी जल्दी? क्या उसे उस म्यूटेंट बिच्छू की लाश नहीं मिली? पर तभी अवनी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए वीर अपनी मुट्ठी खोलता है, जिसमें करीब 1 फुट लंबे नीले रंग का मरा हुआ बिच्छू होता है। वीर के हाथ में नीले म्यूटेंट बिच्छू की लाश देखकर सारा माजरा समझने में अवनी को देर नहीं लगती। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने पहले ही वहां मौजूद सभी चमकीले बिच्छुओं को मार डाला है ना? अवनी भौवें सिकोड़ते हुए वीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है। स्मार्ट गर्ल। वीर मुस्कुराते हुए अवनी से कहता है और अगले ही पल अपने बैग से सभी मरे हुए बिच्छुओं को जमीन पर उड़ेलना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में अवनी के सामने मरे हुए बिच्छुओं का ढेर लग जाता है। हालांकि अवनी ये तो समझ गई कि इन सभी बिच्छुओं को डॉलर ने ही मारा है, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा हैरान थी। आखिर एक इंसान इतने सारे बिच्छुओं को अकेले कैसे मार सकता है? ये सच में इंसान ही है या कोई सुपर हीरो? अब अवनी को इस बात पर कोई हैरानी नहीं रही कि जय इस डॉलर से इतना इंप्रेस क्यों है। इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद खुद अवनी भी जब डॉलर से इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाई, तो फिर जय का तो डॉलर से इंप्रेस होना लाजमी था। वीर ने सबसे पहले अपने बैग में मरा हुआ म्यूटेंट बिच्छू रखा और फिर उसके बाद प्राइमरी बिच्छुओं से अपने बैग को भरना शुरू कर दिया। लगभग सभी बिच्छुओं को बैग में भरने के बाद अभी भी कुछ बिच्छू बाहर बचे रह गए थे, जो वीर के बैग में नहीं आ रहे थे। उन्हें वेस्ट करने के बजाय वीर ने उन सभी बचे हुए बिच्छुओं की एनर्जी हासिल करने का डिसीजन लिया। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको 4 खास जीन पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको 2 खास जीन पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने प्राइमरी चमकीले बिच्छू की एनर्जी हासिल कर ली है।
आपको एक खास जीन पॉइंट हासिल हुआ है। कुछ ही सेकंड्स में वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द गूंजने शुरू हो जाते हैं। पास ही बैठी अवनी वीर को ऐसे देख रही थी जैसे वीर कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन हो। वैसे देखा जाए टाइटन ग्रह के लिए तो वीर एलियन ही था, है ना? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम्हारे सामने एक लड़की बैठी हुई है और उसे एक भी बिच्छू की एनर्जी ऑफर करने के बजाय तुमने अकेले ही सभी प्राइमरी बिच्छुओं की एनर्जी हासिल कर ली। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉलर ने उसकी प्रेजेंस को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो इनविजिबल हो। आज तक वो ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली जिसने अवनी के साथ ऐसा किया हो। तो जाहिर सी बात है कि अवनी ने ये बात अपने ईगो पर ले ली थी। देखोगी भी नहीं, मेरे जैसे रोज रोज थोड़ी ना पैदा होते हैं, और वैसे भी मैं कोई यहां तुम्हारे साथ डेट पर तो आया नहीं हूं जो तुम्हें अटेंशन दूं। ये सारे प्राइमरी बिच्छू मैंने मारे थे तो जाहिर है इनकी एनर्जी भी मैं ही हासिल करूंगा ना। वीर का दो टूक जवाब सुनकर अवनी चुप हो जाती है। अब मुंह मत बनाओ और चलो। वीर अवनी के बगल में जाकर झुक जाता है ताकि अवनी उसकी पीठ पर सवार हो सके। अब जब वहां पर कोई बिच्छू ही नहीं है तो मैं खुद ही चलकर जा सकती हूं। अवनी को इस तरह से वीर की पीठ पर सवार होना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। अब तक उसके इतना करीब आना तो दूर, लोग उसके सामने आने से भी डरते थे, और आज देखो, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं। तुमने वादा किया है कि तुम मुझे एक म्यूटेंट डेविल सोल दोगी। अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी अभी कुछ ही मिनट पहले तो तुम कंप्लेन कर रही थी कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, तो क्यों ना अपने जख्मी पैर के साथ मेरी सर्विस और मेरा अटेंशन एंजॉय करो। क्या कहती हो? वीर अवनी से कहता है। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर सोचने के बाद अवनी धीरे से अपनी जगह से उठी और सावधानी से वीर की पीठ पर सवार हो गई। कवच की वजह से वीर अवनी की सॉफ्ट बॉडी को महसूस करने की फीलिंग को तो नहीं एंजॉय कर पा रहा था, पर जो हो रहा था वो भी सही ही था। किसने सोचा था कि जिस अवनी के सामने जाने से भी वो डरता है, उसी अवनी को वो इस तरह से अपनी पीठ पर बिठाकर घूमेगा। वीर के लिए ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक की ही कमी थी। और ये किसी रोमांटिक फिल्म या सीरियल का एक परफेक्ट सीन बन जाता। अगर ग्रैंड मास्टर इस समय वीर यानी डॉलर को इस तरह देख लेता तो फिर तो डॉलर के लिए उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं रहती। आखिर उसे अवनी का साथ जो मिल रहा था। शूरवीर में अब आगे सुनिए 6 करोड़। अवनी का वेट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वीर को उसे लेकर चलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी। और वैसे भी अगर अवनी का वेट ज्यादा भी होता, तब भी जितने जीन पॉइंट्स इस समय वीर के पास हैं, उससे उसे अवनी को इस तरह लेकर चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तक्षिका गुफा से बाहर निकलने में वीर को ज्यादा समय नहीं लगा और कुछ ही मिनटों में वो गुफा के बाहर खड़ा था। अवनी अभी भी वीर की पीठ पर सवार थी। वीर ने अवनी से पूछा, तो मैडम, कहां पर जाना है आपको? देवाश्रम। अवनी ने धीरे से जवाब दिया और वीर बिना उससे कुछ कहे उसे देवाश्रम की तरफ लेकर जाने लगा। अवनी ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। आफ्टर ऑल, एक लड़की कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, स्पेशल ट्रीटमेंट तो सभी को अच्छा लगता है ना? भले ही डॉलर ये जिस भी वजह से कर रहा था, पर कुछ पलों के लिए ही सही, उसके इस जेस्चर ने अवनी के दिल को छू लिया था। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद वो दोनों देव आश्रम के करीब पहुंच गए थे और वीर ने धीरे से अवनी को अपनी पीठ से उतार दिया। इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता ही है इस समय देव आश्रम में क्या हालात हैं, तो यहां से तुम्हें अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। टेंशन मत लो, देव आश्रम के करीब होने की वजह से यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ देर इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें वापस ले ही जाएगा। वीर ने अवनी से कहा और उसकी बात को समझते हुए अवनी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर की। ऑफ कोर्स वो जानती है कि कैसे इस समय देव आश्रम में सब डॉलर की तलाश में लगे हुए हैं। उसने खुद भी तो जय को डॉलर का पता लगाने के लिए भेजा था, और अब जब डॉलर ने अवनी की इतनी मदद की है तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकती है। अब मेरी म्यूटेंट डेविल सोल, वीर ने अवनी की तरफ अपना खाली हाथ बढ़ाते हुए कहा, और अवनी ने भी
बिना किसी हिचक के एक काले रंग की बिल्ली के शेप की डेविल सोल वीर के हाथों में थमा दिया। मैंने जय के हाथों तुम्हारे पास एक मैसेज भिजवाया था, तो क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? क्या तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर दो? क्या तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर बेचोगे? अवनी वीर को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछती है। उस दोधारी सुनहरी कुल्हाड़ी की तुम क्या कीमत दोगी? वीर अवनी से पूछता है। 2 करोड़ ठीक है? बस 2 करोड़ रुपए? इतने में तो मुझे कहीं म्यूटेंट डेविल सोल भी नहीं मिलेगी। वीर भौवें सिकोड़ते हुए कहता है। हाँ, वो सेक्रेड ब्लड गियर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत भारी भी है। उसे कहीं भी लेकर आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जबकि वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बहुत ही काम की चीज है। इसलिए उस सेक्रेड ब्लड गियर के लिए 2 करोड़ कम नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बेचते हो तो मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगी। अवनी वीर को समझाते हुए कहती है, पर वीर उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को बेचने के मूड में नहीं था। एक म्यूटेंट डेविल सोल प्लस 2 करोड़, उस सेक्रेड ब्लड गियर की कीमत। वीर एक बार फिर से अवनी से कहता है। देखो, मैं पहले ही तुम्हें एक म्यूटेंट डेविल सोल दे चुकी हूं, तो उसे तो तुम भूल ही जाओ। मैं तुम्हें उस सेक्रेड ब्लड गियर के 5 करोड़ देने को तैयार हूं। ठीक है, म्यूटेंट डेविल सोल नहीं तो 2 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी और 2 करोड़। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीर की बेतुकी डिमांड से अब अवनी इरिटेट हो रही थी, पर फिर उसे वो सेक्रेड ब्लड गियर भी चाहिए था। देखो, तुम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। फाइनल ऑफर 6 करोड़ का है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? आफ्टर ऑल, उस सेक्रेड ब्लड गियर को लेकर मैं कहीं आ जा नहीं सकती। अवनी अपना फाइनल ऑफर देते हुए कहती है, और उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा सोच में आ जाता है। ठीक है फिर, पैसे तैयार रखना, मैं जय को बता दूंगा कि पैसे उसे कब और कहां लाने हैं। इतना कहकर वीर अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। तुम सच में उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को बेचना नहीं चाहते? 20 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं है, और ये तो सिर्फ एक ऑफर है। अगर तुम चाहो तो हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। वीर को जाता हुआ देखकर अवनी पीछे से कहती है। कहीं ना कहीं उसे यह उम्मीद थी कि शायद डॉलर अपना मन बदल दे। बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद वीर बिना रुके वहां से चला जाता है और अवनी उसे जाते हुए देखती रहती है। काफी अजीब इंसान है, पर जैसा भी है, इसने आज मेरी मदद की है, और जय के हिसाब से यह बहुत काम का आदमी भी है। इसका सुनहरा कवच चमकीले बिच्छू के डंक से भी ज्यादा मजबूत है। जरूर वो कवच भी किसी सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है, पर यह आदमी है कौन? पहले तो उसे यहां कभी नहीं देखा, ना ही ये कोई सोल्जर लग रहा है। फिर ये है कौन? वीर को जाता हुआ देख अवनी सोचती है। बहुत से सवाल थे उसके मन में डॉलर को लेकर, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये रहस्यमय इंसान कहां से आया है और कहां रहता है, उसे कुछ नहीं पता था, पर वो इस बारे में जानना जरूर चाहती थी। पर सवाल अभी भी वही है, कैसे? अवनी की नजरों से दूर जाने के बाद वीर तुरंत ही अपना कवच उतारकर अपने असली रूप में आ जाता है और अपने बैग के साथ देव आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। वीर की किस्मत अच्छी थी कि इस समय गेट पर उसे ग्रैंड मास्टर और उसके साथी नहीं मिले। इतने दिनों तक डॉलर को ढूंढने के बाद भी जब डॉलर का कोई अता पता नहीं चला, तब उन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। इसीलिए अब गेट पर उन लोगों ने सिक्योरिटी भी कम कर दी थी। खैर, वजह जो भी रही हो, वीर के लिए अच्छा ही था। कम से कम अब उसे पकड़े जाने का डर तो नहीं रहता। पर शायद उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। इत्तेफाक से गेट पर एक बार फिर से उसका सामना दक्ष और उसके साथियों से हो जाता है। तुम्हें एक बार फिर से देखकर काफी अच्छा लगा सनकी। बैग तो बड़ा भारी लग रहा है तुम्हारा। आज कितने म्यूटेंट एलियंस का शिकार किया? दक्ष का एक साथी वीर का मजाक बनाते हुए कहता है। वीर बिना किसी रिएक्शन के जवाब देता है। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। प्राइमरी एलियंस का शिकार भी कर पाओगे जो म्यूटेंट एलियन का शिकार करने की बात कर रहे हो? हैं? सच सच बोलो ना, तुम्हारे बैग में काले बिच्छुओं के अलावा और कुछ है कि नहीं? दक्ष का साथी जोर से हंसता है और उसके साथ साथ उसके बाकी साथी भी हंसने लगते हैं। जाहिर है किसी को भी वीर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दक्ष, ध्यान से इस इंसान को देख लो। आइंदा से इसे कोई और समझने की भूल मत कर बैठना। अगर सच में तुम्हारा इस इंसान से कोई भी लेना देना हुआ
तब तो समझ लो कि बैड लक पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। दक्ष का साथी उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, पागल है क्या? मैं किसी सनकी को नहीं जानता। वीर के बारे में ये सारी बातें सुनकर दक्ष बहुत ही एम्बैरस महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि एक बार फिर उसने वीर को पहचानने से इनकार कर दिया। वीर को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि दक्ष ने उसके मुंह पर ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके लिए तो अच्छा ही था कि दक्ष उससे दूर ही रहे। इसीलिए वो उन लोगों से बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। गाइस, मैं 1 मिनट में आता हूं। दक्ष ऐसे ही कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके दोस्तों को उसका इस तरह से अचानक जाना अजीब सा तो लगता है, पर वो लोग सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, शायद वाकई दक्ष को कुछ काम हो। वीर अपने कमरे के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई अचानक से उसे खींचकर एक सुनसान कोने में ले जाता है। दक्ष को अपने सामने देखकर वीर हैरान था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दक्ष ने सबके सामने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, फिर अब उसे इस तरह से खींचकर यहां लाने का क्या मतलब? दक्ष तुरंत ही अपने आसपास देखकर यह पक्का करता है कि उन लोगों के अलावा वहां और कोई नहीं है। वीर, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हें यहां पर सब सनकी बुलाते हैं? आखिर तुमने यहां इतने कम समय में इतनी गड़बड़ कैसे कर दी? और सबसे जरूरी बात, तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम तो पृथ्वी पर किसी दूसरे शहर में जॉब करने गए थे ना, फिर यहां कैसे? दक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय वीर चुपचाप खड़ा रहता है। शूरवीर में अब आगे सुनिए, भाई से मुलाकात। अब चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। अभी यहां आए तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं और तुमने अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर दोनों के गैंग्स के साथ दुश्मनी मोल ले ली। भाई वाह! और ऐसा कर भी कैसे लिया तुमने? बताओ। वीर को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर दक्ष इरिटेट हो रहा था। मैं ये सब करना नहीं चाहता था। दक्ष के हर सवाल का वीर के पास बस यही एक जवाब था, और वीर का ये एक लाइन का जवाब सुनकर दक्ष और ज्यादा इरिटेट हो गया। दक्ष ने वीर को घूर कर देखते हुए कहा, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। अपनी की हुई बेवकूफियों के जिम्मेदार तुम खुद हो और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, समझ गए तुम? इसलिए अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम मेरे भाई हो या मुझे जानते हो तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पहले से बता देता हूं। तुमने तो अपना बेड़ा गर्क कर ही रखा है, पर मैंने यहां अभी अभी शुरुआत की है और मुझे बहुत आगे जाना है, इसलिए मुझसे तुम दूर ही रहना, समझे? श्योर। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हें अपना भाई कहता रहूं। वीर दक्ष को बहुत अच्छे से जानता था। बचपन से ही दक्ष ने हमेशा वीर को हर समय हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो फिर इस एलियन प्लैनेट में उसका वीर को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे अगर देखा जाए तो वीर को किसी के सपोर्ट की जरूरत थी भी नहीं। दक्ष के सपोर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसे दक्ष की बात मानने में बस 1 मिनट लगा। बढ़िया है, इस बात को मानने में ही तुम्हारी भलाई है। इस डर से कि कहीं कोई उसे वीर के साथ न देख ले, इतना कहकर दक्ष वहां से तुरंत चला गया। पता नहीं इसको किस बात का डर है। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं कि पूरी दुनिया में ये बताता फिरूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जब इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर इसे डर किस बात का है? खैर छोड़ो, ये तो शुरू से ही ऐसा है। मुझे इससे या इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष को जाता हुआ देखकर वीर सोच में पड़ जाता है। दक्ष को जाता हुआ देखकर वीर सोचता है और फिर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर वीर म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को अलग करके बाकी सभी बिच्छू जय को बेचने का फैसला करता है। हालांकि सिर्फ 15 दिनों में ही काले क्रिस्टल की मदद से वो एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल सकता है, लेकिन इस बार वो उस काले क्रिस्टल का इस्तेमाल एक म्यूटेंट एलियन को सेक्रेड ब्लड एलियन में बदलने के लिए करना चाहता था। आधी रात में वीर
मरे हुए चमकीले बिच्छुओं से भरा एक बैग और एक नोट जय के कमरे के बाहर रखता है और 3-4 बार दरवाजा खटखटाकर पास ही एक गैलरी में छुप जाता है। वीर इस बात का खास ध्यान रखता है कि जय अपने कमरे के बाहर रखे उस बैग और नोट को जरूर उठा ले। जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे अपने कमरे के सामने मरे हुए चमकीले बिच्छुओं से भरा एक बैग मिला और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बैग किसने उसके कमरे के सामने छोड़ा है। आखिर डॉलर के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। तभी जय की नजर उस बैग के साथ रखे नोट पर पड़ती है। उसने एक्साइटेड होकर उस नोट को खोलकर देखा जिस पर लिखा था, तुम्हारी बॉस से मेरी डील हो गई है। कल टिड्डों के इलाके में एक चमकीले बिच्छुओं की कीमत और अवनी से डील के पैसे लेकर पहुंच जाना। कल टिड्डों के इलाके में इन चमकीले बिच्छुओं की कीमत और अवनी से डील के पैसे लेकर पहुंच जाना। एक बार फिर से उस नोट पर कोई नाम नहीं लिखा था, पर जय जानता था कि यह नोट डॉलर ने ही भेजा है। चलो अच्छा ही है, अब कम से कम अवनी उसकी जान तो नहीं खाएगी। पर एक मिनट, अवनी और डॉलर कब और कैसे मिले? अगर अवनी को खुद ही डॉलर को ढूंढना था तो इतने दिन जय की एनर्जी क्यों वेस्ट कराई? जय की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। छोड़ो, मुझे क्या, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि चलो दोनों मिल तो गए। अब कम से कम अवनी मुझे डॉलर की तलाश में दर बदर तो नहीं भटकाएगी। सानू की, जय ने अपने कंधे उचकाते हुए सोचा और वीर का नोट और बैग लेकर अपने कमरे के अंदर चला गया। अगले दिन डील के मुताबिक जय अवनी के दिए हुए 6 करोड़ रुपए और उन प्राइमरी चमकीले बिच्छों की कीमत के रूप में 80 लाख रुपए लेकर टिड्डों के इलाके में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में डॉलर उर्फ वीर भी वहां पहुंच जाता है और बिना किसी देरी के जय डॉलर को वो पैसे दे देता है। जय के साथ बिजनेस करना वीर के लिए हमेशा से ही फायदेमंद रहा है और आज भी जय ने वीर को उसकी उम्मीद से ज्यादा उन चमकीले बिच्छुओं की कीमत दी थी। इसलिए डॉलर बने वीर ने बिना कोई सवाल जवाब किए जैसे वो पैसे ले लिए और अगली बार और शानदार चीजें लाने का वादा करके अपने देव आश्रम की तरफ चला गया। अपनी आंखों के सामने नोटों के इतने सारे बंडल देखकर वीर की आंखें चमक उठी थीं। उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। यहां तक कि उसके डैड के समय में भी इतने पैसे एक साथ उसके घर पर कभी नहीं आए थे। और अब फाइनली लगता है अच्छे दिन आ गए। वीर को अपने ही ख्याल पर हंसी आ जाती है। अब बस वो जल्द से जल्द अपनी मां और बहन के साथ अपनी इस खुशी को बांटना चाहता था। इसलिए वीर ने एक बार फिर से घर जाने का डिसीजन ले लिया। और वैसे भी इतने पैसे यहां देव आश्रम में अपने घर पर या अपने पास में रखना डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई वीर के कमरे में आकर इन पैसों को चुरा लेता, बल्कि देव आश्रम के नियमों के हिसाब से कोई भी इंसान दूसरे इंसान के कमरे में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि पहला वाला इंसान उसे खुद न बुलाए। यहां तक कि कोई जबरदस्ती भी नहीं घुस सकता। पर फिर भी वीर रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर किसी को भनक भी लग गई कि वीर के पास इतना पैसा मौजूद है तो उसे वीर पर शक हो जाएगा और फिर क्या पता कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग ये पता लगा लें कि वीर ही डॉलर है। और अगर एक बार सबके सामने ये बात आ गई तो वीर का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए वीर इन पैसों को अपने घर ले जाना ही सही समझता है। वैसे खतरा तो घर पर भी है। जाहिर है इन पैसों को वीर घर पर सजाने के लिए तो ले नहीं जा रहा। इन पैसों से उसे अपने और अपने घर के हालात सुधारने थे। और एक बार जब ऐसा होने लगेगा तब धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों को भी पता चल ही जाएगा। वैसे भी वो लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि वीर ने इतने पैसे इकट्ठा कहां से किए। अब जब दक्ष भी यहां टाइटन ग्रह पर है तो ये चांसेस हैं कि दक्ष उन लोगों को वीर के टाइटन ग्रह पर होने के बारे में बता दे। पर फिर देखा जाए तो उस बात को अभी समय है। दक्ष कौन सा कल ही पृथ्वी पर वापस जा रहा है। जिस तरह से इस समय उसके सिर पर सक्सेस पाने का भूत है उस हिसाब से तो वो कम से कम 5-6 महीना यहां टाइटन पर रहेगा ही। और तो और टाइटन पर कोई मॉडर्न टेक्निक भी काम नहीं करती। तो ऐसा भी नहीं है कि दक्ष फोन करके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि दक्ष फोन करके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बता पाए। इसीलिए
फिलहाल के लिए इन पैसों को घर ले जाना सेफ रहेगा। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद वीर इन सभी पैसों को घर ले जाने का डिसीजन लेता है। अगले ही दिन वीर टेलीपोर्ट स्टेशन जाकर अपने शहर पहुंच जाता है। हालांकि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो देव आश्रम लौटा था, पर फिर ये मैटर भी जरूरी था। वो जानता था कि घर पर सब ये जानकर कितना खुश होंगे। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म जो होने वाली हैं। पिछली बार मिले 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो घर का मैटर सेटल करने में चले गए, पर इस बार इन पैसों से वीर अपने घर के हालात हमेशा के लिए बदलने वाला था। मां, अनुजा, जल्दी आओ, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। घर पहुंचते ही वीर ने अपनी मां और बहन को आवाज दी थी। वीर की मां और बहन दोनों बाहर निकल आईं। वीर को अचानक अपने घर पर देखकर वीर की मां प्रेरणा रहेजा चौंक जाती हैं, पर यह सरप्राइज उस सरप्राइज के आगे कुछ भी नहीं था जो उन्हें कुछ ही मिनटों के बाद मिलने वाला था। शूरवीर में अब आगे सुनिए, वीआईपी ओनली। अपने सामने बेड पर बिखरे हुए नोटों के बंडल को देखकर प्रेरणा रहेजा यानी वीर की मां हैरत में आ गई और उन्होंने पूछा, वीर, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए बेटा? वीर ने उन्हें सरप्राइज देने के बजाय डरा ही दिया था। अचानक ही उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वीर कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, वरना इतने पैसे एक आम इंसान तो नहीं इकट्ठा कर सकता, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। और तो और इतने कम समय में इतना सारा पैसा साथ लाने की क्या जरूरत थी उसे? और दूसरी बात यह कि क्या वजह हो सकती है कि वो सिर्फ 3 दिन में ही वापस घर आ गया और इतने सारे पैसों के साथ? इससे पहले भी उन्होंने वीर से जानना चाहा था कि उसने उन 4 करोड़ रुपयों का इंतजाम कैसे किया था, पर वीर ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। और अब फिर अचानक से इतना पैसा लेकर वो दोबारा अपनी मां के सामने पहुंचा था, तो प्रेरणा रहेजा को वीर के लिए डर लगने लगा था। वीर ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, रिलैक्स हो जाइए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रही हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं खुराना अंकल की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूं, तो ये पैसे मुझे मेरे प्रोजेक्ट पूरा करने पर मिले हैं। दरअसल 3 दिन पहले जो पैसे मैं लेकर आया था वो बस उस अमाउंट का 40% था, क्योंकि घर बचाने की डेडलाइन निकलती जा रही थी, इसलिए मैं उतने ही पैसे लेकर घर वापस आ गया। जैसे ही मुझे बाकी की पेमेंट मिली, मैं दोबारा घर आ गया। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। वीर को कहीं ना कहीं पहले से ही यह पता था कि उसकी मां उससे यह सवाल पूछ सकती है, इसीलिए वो पहले से ही जवाब के साथ तैयार था। पर वीर, तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो तुझे इतने पैसे मिल रहे हैं? वीर की मां अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी। अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि वीर उनसे झूठ बोल रहा है। मां, ये सब टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको क्या बताऊं, आप नहीं समझोगी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुराना अंकल से खुद ही पूछ लीजिए, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। डॉक्टर खुराना का नाम सुनकर प्रेरणा रहेजा थोड़ा शांत हो जाती है। सच में डॉक्टर खुराना क्यों झूठ बोलेंगे? आखिर उन्होंने ही तो वीर की जॉब लगवाई है। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूं। प्रेरणा रहेजा अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होती हैं। फाइनली अपनी मां के चेहरे पर स्माइल देखकर वीर ने राहत की सांस ली थी। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि आज उसकी सच्चाई उसकी मां के सामने आ ही जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड, बाल बाल बच गया मैं तो। आज तो मां पूरे इंटेरोगेशन के मूड में थी। अच्छा ही हुआ कि मैं पहले से ही तैयार होकर आया था। आई नो, मां से इस तरह झूठ बोलना सही नहीं है, पर सच बताकर मैं उन्हें टेंशन में डालना नहीं चाहता। एक बार बस मैं टाइटन ग्रह पर एक स्टेटस हासिल कर लूं, तो फिर मैं खुद मां को सब सच बता दूंगा। वीर ने मन ही मन सोचा। फिलहाल के लिए मुसीबत टल चुकी थी, पर वीर जानता था कि यह बहाना जिंदगी भर नहीं चलेगा। उसे जल्द से जल्द टाइटन ग्रह पर अपना एक स्टेटस हासिल करना होगा, पर पता नहीं ऐसा कब होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा होते होते बहुत देर हो जाए और जिस सच्चाई को वीर अपनी मां से छुपा रहा है वो किसी और तरीके से उनके सामने आ जाए। भैया,
ये इतने सारे पैसे हमारे हैं? वीर की बहन अनुजा खुश होते हुए मासूमियत से पूछती है और उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये मैंने तेरे लिए कमाए हैं। ये फिर तो मैं बहुत ढेर सारे टॉयज खरीदूंगी और बस्किन्स एंड रॉबिन्स आइसक्रीम भी खाऊंगी। आप मुझे मना नहीं करना, ठीक है? खिलाओगे ना? अपनी बहन की इनोसेंस देखकर वीर के चेहरे पर बड़ी ही अच्छी सी स्माइल आ जाती है। आफ्टर ऑल, अनुजा अभी इस बात को समझने के लिए बहुत छोटी है कि इतने सारे रुपयों से वीर उसे सिर्फ टॉयज और आइसक्रीम ही नहीं बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर भी देना चाहता है। वीर, वैसे तुमने इतने सारे पैसों के लिए क्या सोचा है? प्रेरणा रहेजा वीर से पूछती हैं। मां, इन पैसों से मैं घर के बिगड़े हालात ठीक करना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि इन पैसों से मैं महंगी गाड़ी या ऐसा कुछ खरीदने की सोच रहा हूं। वो सब चीजें इंतजार कर सकती हैं। सबसे पहले जरूरी है अनुजा का फ्यूचर। अनुजा का स्कूल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े। ये पैसे उसकी एजुकेशन और घर की बाकी जरूरतों के काम आएंगे मां। और रही बात ऐशो आराम की चीजों की, तो समय के साथ साथ मैं वो भी ले आऊंगा। अब देखना, एक दिन ये घर ठीक वैसा ही होगा जैसा डैड के समय पर था। वीर की मैच्योरिटी देखकर प्रेरणा रहेजा जितनी हैरान थी, उतना ही उनको वीर पर गर्व भी हो रहा था। पर उसके साथ साथ उन्हें अंदर से गिल्ट भी फील हो रहा था। आई एम सॉरी वीर, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और इतनी कम उम्र में मैंने तुम पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी बेटा। प्रेरणा रहेजा नजरें नीची करते हुए कहती हैं, वाकई में विहान रहेजा की मौत के बाद वीर ने ही सब कुछ संभाल लिया था। आप कैसी बात कर रही हो मां? आप एक बहुत ही अच्छी मां हो। डैड के जाने के बाद आपने हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और अब मेरी बारी है अपना कंट्रीब्यूशन देने की। बेकार की बातें सोचना छोड़ दीजिए। अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर वीर ने तुरंत ही उन्हें हौसला दिया। टाइटन ग्रह पर भले ही वो डॉलर बन के सुपर हीरो की तरह घूमता है, पर असल जिंदगी में उसकी सुपर हीरो उसकी मां थी और वो कभी भी उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। अच्छा, अब वो सब छोड़िए, चलिए आज डिनर बाहर करते हैं। बहुत समय हो गया है। चलो अनुजा, आज हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। वीर ने अनुजा को गोद में उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। इस भारी माहौल को लाइट करने का उसका तरीका बेहतरीन था। वीर, इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं घर पर ही बना देती हूं सब कुछ। प्रेरणा रहेजा नहीं चाहती थी कि वीर अपनी मेहनत के कमाए पैसों को यूं ही फिजूल में खर्च करे। बस एक बार मां, वीर अपनी मां का हाथ पकड़ता है और उन्हें भी अपने साथ बाहर ले जाता है। वीर, एक बात मैं तुझसे कहना भूल गई। किसी के भी सामने भूलकर इन पैसों का जिक्र मत करना और ना ही ये बताना कि तुझे तेरे प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी तेरे डैड जैसा कुछ। प्रेरणा रहेजा के पास अपना सेंटेंस कंप्लीट करने की भी हिम्मत नहीं थी। जब से विहान रहेजा की मौत हुई थी, तब से वो बहुत बदल गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वीर को हाईलाइट करके वो उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाले, ठीक वैसे ही खतरे में जिसने उसके पति की जान ली थी। मां, रिलैक्स, मैं किसी से कुछ कहने वाला नहीं हूं। अब पैसे आपके पास हैं तो आप उसका जो चाहे वो करिए। बस अनुजा को किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। एक हाथ में अनुजा का हाथ और दूसरे हाथ में अपनी मां का हाथ पकड़े वीर घर से बाहर निकल जाता है। होटल क्रिस्टल, इस नाम के जिस 5 स्टार रेस्टोरेंट में वीर ने जाना डिसाइड किया था, वो शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था और पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस थीं। जाहिर है, फेमस होने के साथ साथ ये रेस्टोरेंट उतना ही महंगा भी था। सस्ते से सस्ता बिल भी यहां 20,000 से नीचे का नहीं होता था। इस रेस्टोरेंट में एक आइसक्रीम काउंटर भी है जहां पर अनुजा की फेवरेट आइसक्रीम मिलती है। वीर को याद है, बचपन में वो अपने डैड के साथ इसी रेस्टोरेंट में आया करता था। उसके डैड हमेशा ही उसे उस रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाया करते थे, पर जब अनुजा पैदा हुई तब तक वो लोग बैंकरप्ट हो चुके थे। साथ ही साथ अनुजा के पैदा होने के बाद कुछ समय बाद ही
विहान रहेजा की मौत भी हो गई थी। इसलिए वो लोग इस महंगे रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर अब समय बदल चुका है। वीर ने जो सैक्रिफाइसेस किए सो अलग, पर अनुजा को अब कभी कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, आइसक्रीम के लिए ही क्यों ना हो। जब वीर अपनी मां और बहन के साथ होटल क्रिस्टल पहुंचा, उस वक्त तक सभी सीटें भर चुकी थीं और आइसक्रीम काउंटर पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। चलिए ऊपर चलते हैं। रेस्टोरेंट में आने से पहले वीर ने खिड़की से देखा था कि सेकंड फ्लोर करीब करीब खाली ही पड़ा हुआ था। नीचे तो एक भी सीट नहीं बची थी और वीर अपनी मां और बहन को इस तरह से खड़ा नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो प्रेरणा और अनुजा को ऊपर बैठने के लिए बोलकर खुद यहां लाइन में लग जाएगा और अनुजा के लिए आइसक्रीम खरीद लेगा। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सीढ़ियों पर ही एक वेटर ने उन्हें रोक लिया। शूरवीर में अब आगे सुनिए नया डिवाइस। रेस्तरां के नीचे के माले पर भीड़ भाड़ से बचाने के लिए वीर अपनी मां और बहन को ऊपर की मंजिल की ओर ले जा रहा था कि सीढ़ियों पर उसे एक वेटर ने रोक लिया। वेटर ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आप ऊपर नहीं जा सकते। वेटर की बात सुनकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वीर ने उस वेटर से पूछा, पर क्यों, क्या ऊपर सीटें भर गई हैं? जवाब में वेटर ने एक गहरी सांस ली और दीवार पर लगी नोटिस की तरफ इशारा कर दिया। भले आप पहली बार हमारे रेस्तरां आए हैं, पर फिर भी आपको हमारे रूल्स पता होने चाहिए। वेटर की बात सुनकर वीर भी उस तरफ देखता है जहां वो वेटर इशारा कर रहा था। उस नोटिस पर लिखा था, केवल वीआईपीज के लिए। नोटिस देखते ही वीर को सारी बातें समझ आ गईं। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि वो वेटर इनडायरेक्टली उससे ये कहना चाह रहा था, सेकंड फ्लोर का एरिया केवल और केवल वीआईपीज के लिए है और वीर और उसकी फैमिली जैसे आम लोग वहां पर अलाउड नहीं है। अब वीर को समझ आया कि क्यों इतनी अच्छी डेकोरेशन होने के बावजूद सेकंड फ्लोर इतना खाली है। अब बेटा कोई बात नहीं है, हम लोगों को बैठने की जरूरत नहीं है। मैं और अनुजा बस यहीं पर खड़े हैं, तुम जाकर डिनर और आइसक्रीम पैक करवा लो। वीर को परेशान और सोच में खड़ा हुआ देखकर प्रेरणा रहेजा ने तुरंत ही उससे ये बात कही। ठीक है मां। वीर अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उस वेटर से बहस करने के बजाय वो डिनर पैक कराने के लिए चला जाता है। पर कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल में घर कर गई थी। अचानक ही से उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन आ गया था, कुछ कर दिखाने का मोटिवेशन, कुछ ऐसा जिससे जब वो अगली बार इस रेस्टोरेंट में आए अपनी फैमिली के साथ, तो उन्हें ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाने से कोई रोके नहीं। वीआईपी बनना कौन सी बड़ी बात है, हाँ? बहुत जल्द मेरे पास भी ये सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा होगा। फिर देखता हूं कि ये नोटिस मुझे सेकंड फ्लोर पर जाने से कैसे रोकती है। तब तो खुद इस रेस्टोरेंट का ओनर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। वीर का रोम रोम एक नए जोश के साथ भर गया था और उसने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो भी अब वीआईपी स्टेटस हासिल करके रहेगा। रेस्टोरेंट में अभी भी कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए जब वीर का टर्न आया तब उसे डिनर और आइसक्रीम पैक ही कराना पड़ा। रेस्टोरेंट से जाने से पहले वीर ने एक बार फिर से उस नोटिस की तरफ गौर से देखा, मानो उस पर लिखे हर लेटर को नजरों से पढ़कर इरेज कर देना चाहता हो, केवल वीआईपी के लिए। अब जब उसने ठान लिया था कि उसे वीआईपी स्टेटस हासिल करना है, तो वो इसके लिए जी जान लगा देगा। अब उसका लक्ष्य टाइटन ग्रह पर एक स्टेटस हासिल करने के साथ साथ पृथ्वी ग्रह पर भी एक स्टेटस हासिल करना था। वो जानता था कि यह रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। और वैसे भी लाइफ में जब तक चैलेंजेस ना हो तब तक जीने का मजा कहां आता है। जब मैं टाइटन ग्रह पर सरवाइव कर सकता हूं तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखता हूं अगली बार ये लोग मुझे कैसे रोकते हैं। इस नए जोश के साथ वीर को अपना गोल एकदम क्लियर लग रहा था और अब उस गोल को पाने के लिए वो जी जान लगा देगा। अगली सुबह वीर टाइटन ग्रह जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार एक नए जोश और उत्साह के साथ। पहले टाइटन ग्रह पर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय उसे अपना घर बचाना था। इसके बाद जब वो टाइटन ग्रह गया तब उसे टाइटन ग्रह पर अपनी एक पहचान बनानी थी। और इस बार
जब वो एक बार फिर से टाइटन ग्रह पर जा रहा है तो उसका गोल सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं बल्कि प्लैनेट अर्थ यानी हमारी पृथ्वी पर भी एक अलग पहचान बनाना था, ताकि अगली बार कोई उसे और उसकी फैमिली को कहीं एंटर करने से सिर्फ इसलिए ना रोके क्योंकि वो लोग वीआईपी नहीं हैं। वीर, इस बार तुम टेलीपोर्टेशन डिवाइस से नहीं बल्कि एक अलग तरह से टाइटन ग्रह जाओगे। ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते ही डॉक्टर खुराना ने वीर से कहा था। अलग तरीके से मतलब? आप मुझे स्पेसशिप से भेजने की तो बात नहीं सोच रहे हैं? डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर कंफ्यूज था। आफ्टर ऑल डॉक्टर खुराना ने ही तो बताया था कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक किसी भी जगह जाने की सबसे फास्ट टेक्निक है। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्पेसशिप से नहीं भेज रहा। तुम टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए ही जाओगे, बस तरीका थोड़ा अलग होगा। डॉक्टर खुराना ने हंसते हुए वीर से कहा और उनकी हंसी देखकर वीर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अंकल, एक तो ये आपकी घुमा फिरा के बातें करने की आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहीं भी सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आते हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिग बॉस का फिनाले देख रहा हूं, जहां आधे घंटे तक फुटेज खाने के बाद विनर डिक्लेयर किया जाता है। जाहिर था कि डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड था। पता नहीं क्यों डॉक्टर खुराना हमेशा पहेलियों में ही बात करते हैं। अरे बाबा, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहकर डॉक्टर खुराना वीर को अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन की 3rd फ्लोर पर ले गए। ऑर्गेनाइजेशन की 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही वीर को अपने सामने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था, जहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी और कई लोग उसे बोर्ड कर रहे थे। ट्रेन के इंजन के पास सफेद रंग के कपड़े पहने एक आदमी खड़ा हुआ था, जो ट्रेन के अंदर जाने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रख रहा था। अंकल, दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन यहीं शिफ्ट हो गया क्या? इतनी भीड़? अपने सामने का नजारा देखकर वीर हैरान था। वाकई में इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि किसी क्राउडेड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हुआ है। वैसे भी ये ट्रेन देखने में तो मेट्रो ट्रेन के जैसी ही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी सिल्वर रंग की ट्रेन को देखकर वीर ने सोचा, तुम वाकई में बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। खैर, ये दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो नहीं है, बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नया टेलीपोर्ट स्टेशन है। अभी कुछ समय पहले ही हमने इसे इन्वेंट किया है। डॉक्टर खुराना ने हंसते हुए वीर को बताया और उनकी बात सुनकर वीर थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। कुछ समय पहले? अरे पर मैं तो अभी 4 दिन पहले ही टाइटन ग्रह होकर आया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये एक मिनट, मैंने इस तरह की कोई चीज कहीं देखी है। कहां देखी है? हाँ, याद आया। मैंने मैंने इन ब्लैक की लेटेस्ट पार्ट में कुछ ऐसा देखा था, और कैप्टन मार्वल में भी ऐसा कुछ था। आप लोगों ने भी हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करना शुरू कर दिया? हाँ, मुझे तो लगा था कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही ऐसा करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर डॉक्टर खुराना को और ज्यादा हंसी आने लगी थी। डॉक्टर खुराना सारा काम रोककर खूब हंसे, फिर बोले, मैंने तुमसे पहले भी कहा है वीर कि हमारी फिल्में भी कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से ही जुड़ी होती हैं। खैर छोड़ो, तुम ये नहीं समझोगे। और रही बात इस टेलीपोर्ट स्टेशन की, तो 4 दिन पहले जब तुम टाइटन ग्रह गए थे उस समय ये टेस्टिंग स्टेज पर था, इसलिए तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। आज से टाइटन ग्रह जाने के लिए ये तुम्हारा नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, समझ गए? फिर डॉक्टर खुराना ने वीर को बहुत सारी बातें समझाई और उनकी बात सुनकर वीर सोच में पड़ गया। नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अब मैं टेलीपोर्टेशन डिवाइस से टाइटन नहीं जाया करूंगा क्या? आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी गरीब हो गई? वीर हैरानी से डॉक्टर खुराना से पूछता है और उसकी बात सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सांस लेते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन गरीब नहीं हुई है। दरअसल पिछले कुछ समय से टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गनीमत यह थी कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ, वरना क्या पता तुम पृथ्वी आने के बजाय मार्स पहुंच जाते। डॉक्टर खुराना ने कहा और फिर वो हंसने लगे। उनकी बात सुनकर वीर ने उन्हें इस तरह देखा मानो कि उनके सर पर 2 सींग निकल आए हों। इतनी बड़ी बात और डॉक्टर खुराना उसे अब बता रहे हैं। अगर वाकई में उसे कुछ हो जाता तो? तुम चिंता मत करो वीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी तुम सेफ हो ना, तो जो बीत गया उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? डॉक्टर खुराना ने
वीर से कहा, और एक पल के लिए वीर को ऐसा लगता है मानो डॉक्टर खुराना वाकई में किसी के मन की बात सुन सकते हैं। ट्रस्ट में, यह तरीका टेलीपोर्टेशन डिवाइस से भी ज्यादा रिलायबल है। एक तरह से देखा जाए तो यह बिल्कुल टेलीपोर्टेशन डिवाइस जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें तुम्हारे साथ बाकी लोग भी रहेंगे जिनकी डेस्टिनेशन शायद तुमसे अलग हो। और हाँ, इसमें तुम टेलीपोर्ट होकर देव आश्रम में बने अपने कमरे में नहीं बल्कि टेलीपोर्ट स्टेशन पहुंचोगे और वहां से अपने कमरे में जाओगे। वैसे भी स्टेशन से देव आश्रम कौन सा ज्यादा दूरी पर है? डॉक्टर खुराना ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आपको क्यों दूरी ज्यादा लगेगी? आप कौन सा वहां पर रहते हैं? खैर, इससे जाने के लिए मुझे कोई टिकट वगैरह भी लेना होगा क्या? वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, और जवाब में डॉक्टर खुराना ने उसकी तरफ एक पास बढ़ा दिया। शूरवीर में अब आगे सुनिए अवनी से सामना। तुम्हें बस इस पास की जरूरत पड़ेगी। अब जल्दी जाओ, नहीं तो अगर यह ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन 3 घंटे बाद ही मिलेगी। वीर के हाथ में पास थमाते हुए डॉक्टर खुराना ने उससे कहा। वीर ने बिना कुछ कहे चुपचाप उनसे पास ले लिया और डॉक्टर खुराना को बाय बोलने के बाद ट्रेन की तरफ चला गया। वीर के ट्रेन की तरफ जाते ही डॉक्टर खुराना के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो तुरंत ही सीरियस हो गए। वीर को ट्रेन के अंदर जाते हुए देखकर डॉक्टर खुराना मन ही मन सोच रहे थे, सॉरी वीर, मैंने तुमसे झूठ बोला। टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि तुम्हारी जान खतरे में है और आज भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी। इसलिए अभी के लिए तुम्हारा इस ट्रेन से जाना ही सेफ रहेगा। जब तक कि मैं ये नहीं पता लगा लेता कि इन सब के पीछे कौन है और वो क्या चाहता है, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि आखिर वो कौन है जो वीर की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह कि आज तो डॉक्टर खुराना ने वीर को बचा लिया, पर आगे कब तक वो वीर को ऐसे बचाते रहेंगे? देवाश्रम की तरफ जाने वाली इस ट्रेन में काफी लोग थे। भीड़ काफी होने की वजह से वीर एक जगह साइड में मेटल का पोल पकड़े खड़ा हुआ था। अगर आज वो इस ट्रेन में नहीं चढ़ता तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि टाइटन की तरह और प्लैनेट्स में भी पृथ्वी के लोगों को भेजा जाता है। खैर, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो फिलहाल इस सोच में था कि टाइटन पर उसका अगला कदम क्या होगा। अब उसे सिर्फ टाइटन पर ही नहीं बल्कि अर्थ पर भी अपना एक स्टेटस बनाना है। इसका मतलब अब उसे पहले से भी ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। वीर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक से ही ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और उसकी वजह से ट्रेन में सवार कई पैसेंजर्स का बैलेंस बिगड़ गया। जो लोग खड़े हुए थे वो साइड में गिरने लगे। क्योंकि वीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए वो भी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम आगे की तरफ आते हुए किसी सॉफ्ट चीज पर गिर जाता है। सब्सिक्वेंटली किसी चीज को पकड़कर अपना बैलेंस वापस पाने के लिए वो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि जिस चीज को उसने पकड़ा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और नाजुक थी। कुछ सेकंड्स के बाद वीर को यह एहसास हुआ कि दरअसल वो किसी चीज पर नहीं बल्कि किसी लड़की के ऊपर गिर पड़ा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की आंखें खुली की खुली रह गईं और तुरंत ही उसने अपना हाथ हटा लिया। वीर की इस हरकत से वो लड़की चिल्लाई, दूर हटो मुझसे, यू इडियट! और उसने कस के वीर को कोहनी मारी। वो तो अच्छा था कि वीर ने समय रहते अपना हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिया था, नहीं तो शायद उसका आधा चेहरा ही जख्मी हो जाता। पर इस वजह से उस लड़की की कोहनी वीर के हाथ पर आ लगी। उस लड़की के कोहनी के वार की वजह से वीर के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और अनजाने में वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। तेरी तो मैं सन! वो लड़की भी फर्श से उठी और वीर को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन वीर को ऐसा लगा मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। अवनी शेरगिल! अवनी वीर का निकनेम पूरा ले भी नहीं पाती कि बीच में ही वीर ने डर के मारे उसका नाम बुला दिया था। वीर को यह एहसास होते देर नहीं लगी
कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी वजह से उसे सनकी निकनेम मिला है। अरे यार क्यों? आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जितना मैं इस लड़की से दूर रहने की कोशिश करता हूं, ये उतना ही मेरे सामने आ जाती है। टाइटन में मेरे शक्तिमान वाले रूप से टकरा गई थी और यहां मेरे गंगाधर वाले रूप से। वीर मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हां, वो जानता था कि अवनी भी पृथ्वी ग्रह से ही है, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसी के शहर की निकलेगी। और तो और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो किसी आर्मी फैमिली से है। खैर, इसमें कोई हैरानी नहीं है। जिस हिसाब से अवनी इतनी स्ट्रांग है, वो किसी आम फैमिली की तो हो भी नहीं सकती। अवनी ने भी वीर को देखते ही पहचान लिया था। भले ही देवाश्रम में वीर से उसका आमना सामना नहीं होता है, पर फिर भी अवनी उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती। अवनी उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती जिसकी वजह से पूरा देवाश्रम आज भी उसके पीठ पीछे उस पर हंसता है। लेकिन इतने लोगों के सामने वो कोई सीन भी क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप खून का घूंट पीकर वो वीर को इस तरह से देखती रही मानो वो कोई घिनौनी चीज हो। ये जरूर मुझे बहुत बुरा इंसान समझ रही होगी। खैर, इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। जब पहली बार इसे मिला था तब मैंने इसकी लोअर बैक पर अटैक कर दिया था, और आज अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही समझता। पता नहीं ऐसे समय मेरी किस्मत कहां घास चरने चली जाती है। अवनी की नजरों को देखकर वीर खुद पर अफसोस जताता हुआ सोच रहा था। भाई, पर मुझे क्या पता था कि पूरी दुनिया छोड़कर अवनी मेरे ही शहर की निकलेगी और मैं भी दुनिया भर को छोड़कर अवनी के ऊपर ही जाकर गिर जाऊंगा। वीर गहरी सांस लेते हुए सोच रहा था, काश उसके पास कोई टाइम मशीन होती और वो टाइम मशीन से सारा समय पीछे कर देता। पर अफसोस, अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब उसके पास अपनी इस गलती को चुकाने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं था। जैसे ही देवाश्रम का टेलीपोर्ट स्टेशन आया, वीर झट से ट्रेन से उतर गया। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, और वो ये था कि वो जल्द से जल्द अवनी से दूर हो जाए। पर अफसोस, आज शायद उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। वीर के स्टेशन पर उतरते ही अवनी भी वीर के पीछे पीछे उतर गई थी। अवनी को इस तरह से उतरता हुआ देखकर वीर हैरान रह गया था। फिर भी वो चुपचाप जल्दी से जल्दी देवाश्रम की तरफ बढ़ने लगा। रुको! अवनी की आवाज सुनकर वीर के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और हल्का सा घबराते हुए वो पीछे की ओर मुड़ गया। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है ना। मुझे लगा था कि तुम बस एक भोले भाले और शरीफ से लड़के हो। कहीं ना कहीं देवाश्रम में तुम्हारी तरफ सबका बर्ताव देखकर मुझे तुम पर तरस भी आने लगा था। बल्कि मैं तो यह भी मानने लग गई थी कि शायद उस दिन तुमने गलती से मुझ पर पीछे से अटैक किया था। पर आज तुम्हारी हरकत देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम बहुत ही घटिया, आवारा और बेकार किस्म के इंसान हो। अवनी के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर था और उसके मुंह में जो आ रहा था बस वो बोले जा रही थी। पर तुम भी तो थी ना वहां पर। तुमने देखा वहां पर क्या हुआ? मेरी कोई गलती नहीं थी। ट्रेन में जर्क लगा था और कई लोग लड़खड़ाकर गिर पड़े थे। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। मैं तुम पर जानबूझकर नहीं गिरा। इतने महीनों में यह पहली बार था जब वीर ने अवनी से किसी भी तरह की कोई बात की थी। अच्छा, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम विश्वास करते? अवनी वीर से पूछती है और उसकी बात का वीर के पास कोई जवाब नहीं होता। आफ्टर ऑल, अवनी सच ही तो कह रही थी। अगर अवनी की जगह वीर होता तो वो भी शायद सब कुछ गलत ही समझता। तो तुम क्या चाहती हो? मैं यहां तुम्हारे पैरों पर पड़कर माफी मांगू? कहीं ना कहीं अब वीर इरिटेट होने लग गया था। माना कि उससे गलती हुई थी, पर वो गलती जानबूझकर तो नहीं हुई थी। और वैसे भी अवनी ने उसे एक घटिया इंसान का लेबल दे ही दिया था। तो फिर चाहे वो खुद को कितना भी सही साबित करने की कोशिश कर ले, अवनी उसे गलत ही समझेगी। तुम सचमुच एक बहुत ही घटिया इंसान हो। अभी भी तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। यह पहली बार तो नहीं था जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर भी तुम्हारे अंदर इतना गट्स है कि तुम इस तरह से अकड़ भी रहे हो। जब अवनी ने देखा कि वीर कहीं से भी माफी मांगने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। शूरवीर में अब आगे सुनिए। स्टेशन ऑफिसर। तुम्हें क्या लगता है
कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें यहां मारकर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन देवाश्रम में देवाश्रम में तो बात ही दूसरी होगी। वहां मेरे हाथ इस तरह से नहीं बंधे होंगे। तुम वहीं जा रहे हो ना? इंतजार करूंगी तुम्हारा। तैयार हो क्या ना? इतना कहकर अवनी वहां से तुरंत ही चली गई। गुड मॉर्निंग स्टेशन ऑफिसर। अवनी को देखते ही कुछ सोल्जर्स ने तुरंत ही एड़िया बजाते हुए उसे सैल्यूट मारा तो वीर को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आई। वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसका रोने का दिल कर रहा था। क्या अभी तक जो हुआ वो काफी नहीं था जो उसकी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए अवनी इस टेलीपोर्ट स्टेशन की स्टेशन ऑफिसर बन गई? वीर ने यह तो सुना था कि पुराने स्टेशन ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नई स्टेशन ऑफिसर अवनी शेरगिल निकलेगी। अब उसे समझ में आ गया कि क्यों अवनी ने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। डॉक्टर खुराना से जुड़े सभी टेलीपोर्ट स्टेशन मिलिट्री मैनेज करती है। हर टेलीपोर्ट स्टेशन पर एक ब्रिगेडियर असाइन किया जाता है और स्टेशन ऑफिसर उस ब्रिगेडियर का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। इसका मतलब अवनी की पोजीशन अब टाइटन में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। पता नहीं क्यों, पर वीर को यह सब देखकर अच्छी फीलिंग नहीं हो रही थी। स्टेशन ऑफिसर के रूप में अवनी को वीर के घर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और यह अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पूरे टाइटन में यही एक टेलीपोर्ट स्टेशन भी था, यानी कि वीर चाहे या न चाहे पर उसे इसी टेलीपोर्ट स्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही अवनी अपने ऑफिस के अंदर गई, वीर तुरंत ही देवाश्रम के लिए निकल गया। अभी तक तो अवनी की वजह से उसका सिर्फ देवाश्रम के अंदर रहना मुश्किल हो गया था, पर अब तो वो देवाश्रम के बाहर भी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब भी कभी वो घर जाएगा अवनी उसे इसी टेलीपोर्ट स्टेशन पर मिलेगी। फिर तो बस अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे इस बात का इंतजार करना होगा जब अवनी टेलीपोर्ट होकर अपने घर जाया करेगी, उसी के बाद ही मैं टेलीपोर्ट होकर वापस अपने घर जा सकता हूं। वीर ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। पता नहीं उसकी किस्मत पल पल बदलकर उसके साथ कौन सा खेल खेल रही थी। कहीं एक पल में चमकने लगती है तो अगले ही पल फिर से खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी खुशी कभी गम लाइन उसी के लिए लिखी गई थी। तभी तो एक पल उसकी किस्मत उसे इतनी खुशियां देती है और अगले ही पल कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। अब आने वाले पल में वीर की किस्मत कौन सा मोड़ लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सोचा था कि काले क्रिस्टल के मिलने के बाद मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी, पर कहां पता था कि एक दिन किस्मत इस तरह से पलटी खा जाएगी। मेरे लिए सिचुएशन तो अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई है। देव आश्रम में बने अपने कमरे में बैठा वीर मन ही मन अपनी किस्मत पर नाराज हो रहा था। पृथ्वी ग्रह से टाइटन आए उसे पूरे 2 दिन हो गए थे और तब से वो अवनी के डर से अपने कमरे में ही बैठा हुआ है। ये तो अच्छा था कि ग्रैंड मास्टर को ट्रेन वाले हादसे की भनक भी नहीं लगी, वरना फिर तो शायद वीर के लिए देवाश्रम में रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। पर आखिर कब तक ऐसे डर के कमरे के अंदर बैठा रहूंगा? कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा ना। और वैसे भी मैं डर क्यों रहा हूं? मेरे पास मेरा सुनहरा कवच और वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल भी तो है। अगर जरूरत पड़ी तो भले ही इन लोगों को मारने के लिए ही ना सही, पर इन लोगों से बचकर भागने के लिए तो मेरी मदद कर ही देगा। और वैसे भी मैं इन लोगों की वजह से अपने गोल से तो भटक नहीं सकता। मुझे टाइटन के साथ साथ धरती पर भी एक स्टेटस हासिल करना है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं और नहीं डरूंगा और अपने गोल पर फोकस्ड रहूंगा। यह फैसला करते ही वीर अपनी जगह से उठा और बाहर जाकर शिकार करने की तैयारी करने लगा। पर शायद उसकी किस्मत अभी भी उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। जैसे ही वीर कमरे से बाहर निकला, उसको ग्रैंड मास्टर और उसका गैंग दिख गया, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। बस यही बचा था। जो हो रहा था वो क्या कम था कि अब यह भी होना बचा है। वीर न तो उन लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड था और न ही उन लोगों की नजरों में आना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी सनके, इधर आओ। व्योम ने पीछे से वीर को आवाज दी थी और वीर के कदम वहीं के वहीं रुक गए।
फिर से नहीं, कम से कम मेरी किस्मत को मुझ पर थोड़ा तो तरस खाना चाहिए। वीर अपनी किस्मत को कोसता हुआ धीरे से मुड़ता है और कंफ्यूज होकर व्योम की तरफ देखता है। अबे झंडू, सुन नहीं रहा क्या है? इतनी देर से बुला रहे हैं तुम्हें। हमें अपने मिशन में एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है तो तू भाव खा रहा है, हैं? जरा बे, और हमारे साथ शामिल हो जा। फ्री का काम नहीं है, तेरे को इसके लिए एक बेहतरीन इनाम भी देंगे, ठीक है? व्योम ने कहा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वीर को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यह मिशन कहीं से भी उसके लिए फायदेमंद है। और वैसे भी व्योम ने उसे शामिल होने के लिए कहा है तो फिर तो यह उसके लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकता। अब उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी स्ट्रांग नहीं हूं। मैं आम एलियंस का ही सामना मुश्किल से कर पाता हूं और प्राइमरी एलियंस के तो आसपास भी नहीं जा सकता। तो फिर म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। वीर जानता था कि व्योम कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, इसलिए उसने खुद को इन लोगों का जो भी मिशन था उससे दूर रखना ही बेहतर समझा। अपनी बकवास बंद कर, समझा? मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं बल्कि बता रहा हूं। क्या चाहता है कि मैं तुझे यही बात दूसरे तरीके से समझाऊं? हाँ, नहीं ना? तो अब चुपचाप हमारे साथ चल। व्योम ने त्योरियां चढ़ाकर वीर को देखा और बोला, और वीर के पास व्योम की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया। वीर ने एक बार फिर से मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा और सोचा, इससे तो अच्छा था कि मैं एक और दिन कमरे में ही रहता। और ऐसा सोचकर वो उन लोगों के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप देव आश्रम छोड़कर पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गया। वीर के अलावा ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग ने और भी कई लोगों को शामिल किया था। जाहिर है वीर की ही तरह व्योम ने उन सभी को किसी न किसी चीज का लालच दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वीर उन सब के साथ मजबूरी में जा रहा था और बाकी सब लालच में जा रहे थे। पर एक चीज सभी के लिए कॉमन थी और वो चीज थी खतरा। वो खतरा जो सभी के लिए बराबर था। भले ही किसी को कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो सब ये रिस्क सिर्फ इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी को एक शानदार इनाम की उम्मीद थी। इनफैक्ट अगर पास्ट में वीर का अवनी और ग्रैंड मास्टर से पंगा नहीं हुआ होता तो शायद वीर भी इस शानदार इनाम के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता। पर अभी वीर को किसी भी तरह का रिस्क लेने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए वो इस मिशन में शामिल होने से कतरा रहा था। पर व्योम ने उसके सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। एक बात तो वीर बहुत अच्छे से समझ गया था कि व्योम और ग्रैंड मास्टर सिर्फ और सिर्फ उसे बलि का बकरा बनाने के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं, और यही वजह थी कि वीर का मन कर रहा था कि उन दोनों का ही गला दबा दे। पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप वो उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगता है। पर साथ ही साथ वो उन लोगों का अगला कदम भी गेस करने की कोशिश करने लगा। लोगों को शामिल करते समय व्योम ने सबको यह बताया था कि वो लोग एक म्यूटेंट एलियन का शिकार करने जा रहे हैं, और क्योंकि वहां पर कई सारे आम और प्राइमरी एलियंस भी होंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत है। पर वीर जानता था कि ये सब सिर्फ कहानी है और वो कोई नर्सरी का बच्चा नहीं है जो इस कहानी को सच मान ले। इस कहानी को तो उसकी छोटी बहन अनुजा भी सच नहीं मानेगी। एक म्यूटेंट एलियन को मारने के लिए ग्रैंड मास्टर का गैंग काफी था, बल्कि ग्रैंड मास्टर अकेले ही एक म्यूटेंट एलियन का शिकार बहुत आसानी से कर सकता था। ये एक्स्ट्रा लोगों को शामिल करने के लिए बताई गई कहानी एकदम वाहियात और बोगस थी।